Hello students, welcome to our YouTube channel Biofusion X. I am your educator Neha and today we are going to discuss about the hemostasis. तो आज की क्लास में बेसिकली हम हीमोस्टैटिस के बारे में पढ़ेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास. देखो, जो हीमोस्टैसिस होता है इसी का दूसरा नाम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम. तो बेसिकली हीमोस्टैसिस होता क्या है? जब भी हमें कहीं हमारे बॉडी में चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है? हमारा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है. अगर वो ब्लड कंटिन्यूसली हमारे बॉडी से निकलता रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ब्लड लॉस हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और भी बहुत सारी दिक्कतें हो जाएगी और इवन डेथ तक भी हो सकती है अगर हमारा एक्सेस ब्लड लॉस होता है तो. राइट? तो हमारे बॉडी में कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके थ्रू वो ब्लड लॉस बंद हो सके. तो वही मैकेनिज्म क्या होता है? हमारा ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम होता है. और बेसिकली जो ब्लड क्लॉट जिस मैकेनिज्म के थ्रू होता है उसी मैकेनिज्म को हम कहते हैं हीमोस्टैसिस. मैकेनिज्म में जो हमारा हीमोस्टैसिस है इसमें हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज द वेस्कुलर स्पाज्म, सेकंड वन इज द स्टूडेंट्स प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और थर्ड वन इज द हमारा ब्लड क्लॉटिंग. तो चलिए देखते हैं. यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, दो वर्ड्स होते हैं जो कि प्रोनाउंसिएशन में सिमिलर लगते हैं बट वो बहुत डिफरेंट होते हैं. एक वर्ड होता है हमारा क्या? एक वर्ड होता है स्टूडेंट्स हमारा हीमोस्टैसिस, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है हीमोस्टैसिस. दोनों के दोनों वर्ड से हमारे बेसिकली हीमोस्टैसिस ही होते हैं. पर ये वाला जो हीमोस्टैसिस है इसका मतलब होता है कि ब्लड क्लॉटिंग. राइट? और हमारा ये वाला जो हीमोस्टैसिस होता है ये क्या होता है? हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर के मेंटेनेंस का. तो ये वो इसका क्या मतलब होता है? मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, या फिर हमारी बॉडी में जो भी इंटरनल कंडीशंस होती हैं उन सबको मेंटेन करने का काम ये हमारा हीमोस्टैसिस ही कहलाता है. तो इन दोनों वर्ड्स में आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है. तो बेसिकली हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग या हीमोस्टैसिस होता है वो क्या होता है? जब भी हमारे ब्लड वेसल्स डैमेज या रप्चर हो जाती हैं तो वहाँ पे ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो सके, इसी वजह से हमारा जो हीमोस्टैसिस रिस्पॉन्स है वो क्या होता है? क्विकली एक्टिव हो जाता है. और एक्टिव होने के बाद बहुत एक स्टेप चलता है बकायदा, तो उन्हीं स्टेप्स के बारे में हमें पढ़ना है. और जब ये रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाता है तब एक्टिव होने के बाद ही क्या होता है? हमारा ब्लड लॉस होना कम हो जाता है और वहाँ पे बेसिकली एक खून का थक्का जम जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं. जो हमारा हीमोस्टैसिस मैकेनिज्म होता है उस मैकेनिज्म में बेसिकली हमारे पास तीन स्टेप्स में ये मैकेनिज्म चलता है. सबसे फर्स्ट आता है वेस्कुलर स्पाज्म, सेकंड आता है हमारे पास प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और थर्ड आता है हमारे पास क्या? ब्लड क्लॉटिंग. अब हमें इन्हीं को वन बाय वन करके पढ़ना है. तो देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक बताऊं तो जो वेस्कुलर स्पाज्म होता है, वेस्कुलर स्पाज्म में क्या होता है? जैसे हमें जब चोट लगती है तो वहाँ पे हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है ना, ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर होता है वो क्या हो जाता है? वो कम होने लगता है. देखो, जब भी आपका कहीं भी ना वेस्कुलर वर्ड आए, वेस्कुलर वर्ड का मतलब ही हमारा किससे रिलेट करता है? ब्लड वेसल्स से रिलेट करता है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो हमारे ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम होने लगता है और डायमीटर कम होने की वजह से क्या होता है? कम ब्लड लॉस होता है. तो ये हमारा सबसे फर्स्ट होता है वेस्कुलर स्पाज्म. फिर सेकंड हमारा क्या आता है? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन. प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में बेसिकली क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे ब्लड में क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होती हैं. राइट? तो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स ना ऐसे घूम रही होती हैं. तो जब भी कहीं इंजरी होती है तो उस एरिया में भी ब्लड जा रहा होगा तो वहाँ पे क्या आते हैं? प्लेटलेट्स आते हैं. प्लेटलेट्स वहाँ पे क्या बना लिए? एक बिल्कुल कह सकते हो कि इकट्ठा होकर एक प्लग की फॉर्मेशन कर देती है. पर ये जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है ना स्टूडेंट्स, ये बेसिकली कैसा होता है? हमारा टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता. ये ब्लड रोक सकती है पर परमानेंटली हमें क्या चाहिए? कि हमारी चोट अंदर से ठीक हो. राइट? अब इतनी जल्दी तो वो अंदर से ठीक होगी नहीं, उसे ठीक होने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए.
तो लास्ट जो हमारा मैकेनिज्म होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग बेसिकली क्या होती है, परमानेंट होती है, पर इस परमानेंट को होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसी वजह से जो हमारे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन है वो हमारे टेम्परेरी बेसिस पे होकर हमारे ब्लड को लॉस होने से रोक सकती है। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि वेस्कुलर स्पाज्म क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं आपको वेस्कुलर स्पाज्म बताऊं तो यहाँ पे आप देखो, ये क्या है, ये आपकी एक नॉर्मल ब्लड वेसल्स है। ये क्या है, आपकी नॉर्मल ब्लड वेसल है, या आप इसे नॉर्मल आर्टरी भी कह सकते हो। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है। पर जैसे यहाँ पे आपको कोई भी इंजरी हुई, तो इंजरी होने की वजह से आप यहाँ पे देख लो कि इसका जो डायमीटर है वो क्या हो गया, वो कम हो गया है। आपकी आर्टरी क्या होगी, आपकी आर्टरी यहाँ पे नैरो हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ है, आपका जो ब्लड का फ्लो है वो रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, वेस्कुलर स्पाज्म होता है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे फर्स्ट वेस्कुलर स्पाज्म को समझने से पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, क्या, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना, ब्लड वेसल्स हमारी किससे मिलकर बनी होती है, स्मूथ मसल से, राइट। किससे मिलकर बनी होती है, स्मूथ मसल से। यहाँ पे जो हमारी स्मूथ मसल्स होती है वो दो तरीके की होती है, एक तो हमारी सर्कुलर होती है और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, राइट। तो यहाँ पे देखो, सपोज करो ये आपकी कोई एक ब्लड वेसल है। यहाँ पे बेसिकली ब्लड वेसल्स में अंदर क्या होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। ये सेल्स कौन से हैं, ये सेल्स आपके एंडोथेलियल सेल होते हैं। यहाँ पे मैं नेमिंग कर देती हूँ, दिस इज एंडोथेलियम सेल। और इसके बाहर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाहर आपकी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी बहुत सारी स्मूथ मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, इस साइड भी होंगी और इस साइड भी होंगी, राइट। ये क्या है, ये हमारी स्मूथ मसल है। यही स्मूथ मसल हमारी लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है। आपकी स्मूथ मसल से पहले क्या होते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके थोड़े बहुत कोलाजन फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ऐसे जो मैं ये ग्रीन कलर से आपको बना रही हूँ, होप्स आपको दिख रहा होगा। ये क्या है, यहाँ पे हम इसके बता देते हैं, दिस इज कोलाजन फाइबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसी इंजरी हुई, इंजरी होने के बाद क्या हुआ है कि ये आपकी जो स्मूथ मसल है वो इंजर्ड होगी। जैसे आपकी स्मूथ मसल डैमेज होती है ना, तो ये स्मूथ मसल क्या करती है, केमिकल को ट्रिगर कर देती है। तो क्या करती है, केमिकल को ट्रिगर कर देती है। और वो केमिकल कौन सा है, वो केमिकल होता है आपका एंडोथिलाइन। कौन सा केमिकल है, एंडोथिलाइन केमिकल को ट्रिगर कर देती है। और इसके ट्रिगर होने की वजह से क्या होता है, इस केमिकल के ट्रिगर होने की वजह से आपकी जो आर्टरी है, जो भी आपकी ब्लड वेसल डैमेज हुई है, उसका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है। तो ड्यू टू दिस केमिकल आपकी आर्टरी का डायमीटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर स्पाज्म कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, When artery and arteriole are damaged, जैसे आपकी आर्टरी और आर्ट्रियोल आपकी डैमेज हो जाती है, तो जो आपकी सर्कुलर स्मूथ मसल्स हैं वो क्या करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है इमीडिएटली, क्योंकि उसमें डैमेज हुआ है। ठीक है, और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर स्पाज्म कहते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ड्यू टू एंडोथिलाइन केमिकल, राइट, ड्यू टू एंडोथिलाइन केमिकल की वजह से क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन आपके स्मूथ मसल में हुआ है। सो दिस रिड्यूस ब्लड लॉस फॉर सेवरल मिनट टू सेवरल आवर। पर ये जो वेस्कुलर स्पाज्म है, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनट से कुछ घंटों तक के आपके ब्लड को बहने से रोक सकती है। ये ज्यादा टाइम के लिए परमानेंट नहीं है, राइट। सो द स्पाज्म इज प्रोबेबली कॉज्ड बाय डैमेज टू स्मूथ मसल। ये जो स्पाज्म हुआ है ये आपकी स्मूथ मसल में डैमेज की वजह से ही होता है। ठीक है, बाय सब्सटेंस रिलीज फ्रॉम एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स एंड बाय रिलैक्स इंडिकेटेड अ पेन रिसेप्टर। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपने वेस्कुलर स्पाज्म में क्या क्या देखा। ऐसे हमें कहीं इंजरी हुई या हमारी कहीं भी आर्टरी वगैरह में चोट लगी, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे स्मूथ मसल में तुरंत क्या हो जाता है, तुरंत हमारी स्मूथ मसल्स की वॉल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं, जिस केमिकल को हम क्या कहते हैं, एंडोथिलाइन केमिकल कहते हैं। और ये एंडोथिलाइन केमिकल क्या करता है, ये हमारे स्मूथ मसल्स की वॉल को नैरो कर देता है, जिसे को हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर स्पाज्म कहते हैं। ये जो वेस्कुलर स्पाज्म होता है टेम्परेरी होता है, इट इज नॉट परमानेंट इन नेचर। ठीक है, कुछ मिनट से कुछ घंटों तक हमारे ब्लड लॉस होने से रोक सकते हैं, पर हमें कुछ एक परमानेंट तरीका भी तो चाहिए ना। तो जब हमारे पास अगला आता है, वो क्या आता है स्टूडेंट्स, वो है हमारा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेसिकली कि प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता क्या है। तो देखो, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सपोज करो ये क्या है, ये आपकी ब्लड वेसल है।
राइट। इस ब्लड वेसल में यहाँ पे क्या हो गई, इस साइड आपकी इंजरी हो गई है। अब देखो यहाँ पे जब इंजरी हुई है तो आपकी ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ऐसे मान लो यहाँ पे इंजरी हो गई है, ठीक है। और इससे ऊपर मैंने आपको बताया था कि आपकी ब्लड वेसल्स की जो अंदर के सेल्स होते हैं कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके एंडोथेलियल सेल्स, राइट। ये कौन से सेल्स हैं, आपके एंडोथेलियल सेल्स हैं। अभी जो एंडोथेलियल सेल्स के बाहर क्या होता है, एंडोथेलियल सेल्स के बाहर आपके कोलेजन के फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे कोलेजन के फाइबर्स भी प्रेजेंट है, जो मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, इट इज द कोलेजन फाइबर। आपके यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, मैं दोनों साइड बना रही हूँ, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से इतने एरिया में आपके कोलेजन फाइबर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो इंजरी हो चुकी है। और उसी कोलेजन फाइबर्स के बाहर क्या होते हैं, आपकी स्मूथ मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखो बाहर क्या है, ये बाहर आपकी स्मूथ मसल्स है, जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ करा है। इतना तो मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे आपके क्या होंगे, यहाँ पे आपके स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होंगे, राइट। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से आपके ब्लड फ्लो हो रहा है, राइट। यहाँ से क्या हो रहा है, ब्लड तो जा ही रहा है, क्योंकि क्या है, ये आपकी एक ब्लड वेसल है। पर अभी देखो यहाँ पे जो इंजरी हुई है, तो इंजरी से आपका जो ब्लड है वो बाहर की तरफ लॉस भी हो सकता है, और लॉस भी हो रहा है, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, हमें पता है कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं प्लेटलेट्स। क्या प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्लेटलेट्स। ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, ये बेसिकली यहाँ पे जो कोलेजन फाइबर्स हैं, इस कोलेजन फाइबर्स की वजह से यहाँ पे क्या होता है, प्लेटलेट्स ना एग्रीगेट होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं प्लेटलेट्स दूसरे कलर से बनाती हूँ आपके, दैट इज कौन सा कलर लें, कुछ अलग सा, ये वाला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लेटलेट्स यहाँ पे क्या होने शुरू हो गए, एग्रीगेट होने शुरू हो गए, राइट, ड्यू टू दिस कोलेजन फाइबर। अब इसी एग्रीगेशन को हम क्या कहते हैं, इसी एग्रीगेशन को हम कहते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। अब इसे हम और डिटेल में करेंगे। तो ये बेसिक था इसका, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन का। अब ये जो भी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होती है ना, बेसिकली 3 स्टेप्स में होती है। वो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं, तो देखो ये प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन पहले तो कुछ इस तरीके से होती है। ये देखो, ये आपका क्या है, ये आपके नीचे इस साइड में कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है, और यहाँ पे देखो जो इंजरी हुई थी, तो कोलेजन फाइबर की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होना शुरू हो गया, और इसी को हमने क्या बोला, इसी को हमने बोल दिया प्लेटलेट प्लग। और ये जो है कि अंदर की साइड कौन सी है, कि ये स्मूथ मसल है, सॉरी ये आपकी एंडोथेलियल सेल्स है, ठीक है। तो देखो ये जो प्लेटलेट प्लग होता है ना, ये हमारे बेसिकली 3 स्टेप्स में होता है। सबसे फर्स्ट क्या होता है, प्लेटलेट का एडिशन, फिर दूसरा होता है प्लेटलेट रिलीजिंग रिएक्शन, और उसके बाद क्या होता है, प्लेटलेट का एग्रीगेशन। मीन्स सबसे फर्स्ट क्या होगा कि प्लेटलेट्स आके बाइंड करेंगी कहाँ पे, जहाँ पे इंजरी हुई है, और वहाँ पे बाइंडिंग क्यों होगी, बाइंडिंग सिर्फ और सिर्फ वो कोलेजन की वजह से होगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, प्लेटलेट्स कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज करेंगी जो कि क्लॉट बनाने में हेल्प करेगा। जैसे कि जब मैंने आपको प्लेटलेट्स पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लेटलेट्स क्या होती है, कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज करते हैं जो कि क्या करता है, हमारी कह सकते हो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो वो कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज करेंगे, और लास्ट में क्या होगा, वो प्लेटलेट्स वहाँ पे एग्रीगेट होकर एक प्लग की फॉर्मेशन कर देती है। तो यहाँ पे देखो अब ये चीज कैसे होगी, जो प्लेटलेट्स हैं वो कैसी होती है, उनका जो नेचर होता है ना, वो स्पाइक टाइप की होती है, और थोड़ी सी स्टिकी होती है नेचर में। दैट्स वाई वो क्या कर सकती, इसी वजह से वो हमारे बेसिकली बाइंड कर सकती है, किससे बाइंड कर सकती है, हमारे कोलेजन फाइबर से, राइट। तो अब जैसे क्या हुआ, इंजरी हुई, तो ये प्लेटलेट्स कोलेजन फाइबर से इस वजह से बाइंड कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्पाइकी नेचर भी होता है उनका, और उनका क्या होता है, स्टिकी नेचर होता है। अब सबसे फर्स्ट हम बनाते हैं ब्लड वेसल। थोड़ी बड़ी सी बनाएंगे ताकि हमें यहीं पे क्या करना है, राइट। बाहर की साइड हमने इसी साइड बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे बना लेते हैं अपने कोलेजन फाइबर, ठीक है। कोलेजन फाइबर से नीचे हम बना लेते हैं अपने स्मूथ मसल्स। दिस इज स्मूथ मसल, और यहाँ पे क्या है, स्मूथ मसल्स है,
और बीच का एरिया क्या है हमारा डैमेज हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे फर्स्ट हमारे क्या होंगे, प्लेटलेट्स आएंगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनाते हैं प्लेटलेट्स। इन प्लेटलेट्स के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ ना ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली हमारे प्लेटलेट्स हैं और इन प्लेटलेट्स के अंदर क्या है, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। अब इन ग्रैन्यूल्स में क्या क्या होता है इसकी बात अभी हम करेंगे। ठीक है, तो वो क्या करती है, जैसे प्लेटलेट्स आती है ना, वो आके हमारे बेसिकली इस जो कोलाजन फाइबर्स है इनसे क्या होता है, आके अटैच होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अटैच होनी शुरू हो जाएंगी ऐसे ऐसे। इस साइड भी क्या होगा, कोलाजन फाइबर से अटैचमेंट करना शुरू कर देंगी और ऐसे यहाँ पे भी होने शुरू हो जाएगी अटैचमेंट थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे जिस चीज के थ्रू ये अटैचमेंट करती है ना, यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ये अटैच होनी शुरू हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे ये जो प्लेटलेट्स है, ये जो कोलाजन फाइबर से जिस चीज के थ्रू अटैच कर रही है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वैन विले ब्रांड फैक्टर। इस फैक्टर के थ्रू बेसिकली हमारे क्या होते हैं, प्लेटलेट्स अटैच करती है किससे, हमारे कोलाजन फाइबर से। और इनके अंदर क्या भरे हुए हैं, इनके अंदर ग्रैन्यूल्स तो भरे ही हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये इस फैक्टर्स के थ्रू हमारे बेसिकली वॉल से अटैच हो जाती हैं, तो अटैच होने के बाद क्या होता है, ये प्लेटलेट्स आपस में क्या करना शुरू कर देती है, एग्रीगेट करना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे प्लेटलेट्स होंगी, मैं दूसरे कलर से बना दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और अब ये प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन आपस में होना शुरू हो जाएगा। तो देखो ये आपस में क्या करेंगी, आपस में एग्रीगेट करना शुरू कर देंगे एक दूसरे से, राइट, ऐसे ऐसे। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, आपस में एग्रीगेट कर रही है ना, तो ये जो जिस चीज के थ्रू एग्रीगेट कर रही है, यही क्या है हमारे, ये हमारा फाइब्रिनोजन। क्या है ये, फाइब्रिनोजन, क्योंकि हमारे प्लाज्मा में क्या है, प्लाज्मा में हमारा फाइब्रिनोजन भी प्रेजेंट होता है और वो फाइब्रिनोजन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। तो जिसके थ्रू एग्रीगेट करे वही हमारा क्या है स्टूडेंट्स, फाइब्रिनोजन है। ठीक है, अब देखो ये प्लेटलेट्स के पास क्या होता है, प्लेटलेट्स के पास ना फाइब्रिनोजन रिसेप्टर्स होते हैं। तो इसी फाइब्रिनोजन रिसेप्टर्स की वजह से ये एक दूसरे से आपस में एग्रीगेट करती हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन। तो सबसे फर्स्ट देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप हुआ था कि फर्स्ट स्टेप क्या हुआ था कि जो प्लेटलेट्स है उन्होंने आगे किससे बाइंड करा, उन्होंने आगे बाइंड करा हमारे कोलाजन फाइबर से। कोलाजन फाइबर से बाइंड करने के बाद इन प्लेटलेट्स ने क्या करा, कुछ मॉलिक्यूल्स को रिलीज करा, जिसकी बात अभी हम करेंगे, जो कि इनके ग्रैन्यूल्स में प्रेजेंट थी। और उसके बाद क्या करा, इनका थर्ड स्टेप इनका हो चुका है कि इन्होंने प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन कर दिया, एक प्लेटलेट प्लग बना ली। ठीक है, तो चलो अब हम देख लेते हैं कि इनके बेसिकली जो प्लेटलेट्स होती है उनके ग्रैन्यूल्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, ये एक प्लेटलेट है और इसमें बहुत सारे आपके ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इन ग्रैन्यूल्स में क्या होता है, इन ग्रैन्यूल्स में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, इन ग्रैन्यूल्स में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। कौन कौन से होंगे, इसके अंदर होता है एडीपी, एटीपी, कैल्शियम। दूसरा इसके अंदर भरे होते हैं स्टूडेंट्स बेसिकली सीरोटोनिन, जो कि क्या है, जो कि एक वैसो कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और तीसरा इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होंगे। और इसके अलावा क्या होगा, इनके पास फॉस्फोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये प्लेटलेट्स के ग्रैन्यूल में ये सारे केमिकल्स भरे होते हैं जो कि प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अभी जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ना, ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस करेगा थ्रोम्बोक्सिन A2 को। अभी हम देखते हैं कि होता क्या है, प्रोड्यूस थ्रोम्बोक्सिन A2। ठीक है, तो ये क्या था, ये हमारा बेसिकली प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन था। तो देखो क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक। प्लेटलेट्स स्टोर एन इम्प्रेसिव एरे ऑफ केमिकल। प्लेटलेट्स में क्या होता है, बहुत सी सारे केमिकल्स होते हैं, उनके वेसिकल्स में बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर्स होंगे, एटीपी, एडीपी, कैल्शियम, सीरोटोनिन, ये सब प्रेजेंट होंगे। इनके पास एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, थ्रोम्बोक्सिन A2 को प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पे किस एंजाइम की बात हो रही है, यहाँ पे जो प्रोस्टाग्लैंडिन है,
वो क्या है, ऐसा एंजाइम है जो कि क्या कर रहा है, आगे चलकर थ्रोम्बोक्सिन ए2 को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो भी हमारा फाइब्रिनोजन है उसको स्टेबलाइज करने का काम करते हैं और ब्लड क्लॉट को क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथन बनाते हैं। ठीक है, अब इसी प्लेटलेट्स के अंदर क्या होते हैं, PDGF होते हैं, मींस प्लेटलेट्स ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि हमारी वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स को प्रोलिफरेट करने का काम कर रहे होते हैं। क्यों, देखो यहाँ पे क्या बताया था मैंने कि जो हमारी ये वाला डायग्राम देखो, ये क्या है, ये बेसिकली हमारी एंडोथेलियल सेल्स थी, राइट। तो इस एंडोथेलियल सेल्स का जब यहाँ पे डैमेजिंग हुई है इस एरिया में, बेसिकली जब ये डैमेज हो चुके हैं, तो इनको अंदर से प्रोलिफरेट भी तो होना है ना, क्योंकि प्रोलिफरेट होंगे तभी तो अंदर से कहते हैं कि घाव भरता है। तो वही चीज कैसे होगा कि यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली इन प्लेटलेट्स में PDGF भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स को प्रोलिफरेट करते हैं और तब जाके हमारे बेसिकली जो ब्लड वेसल्स की जो भी वॉल डैमेज हुई है वो ठीक होंगी। ठीक है, पर ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली हमारी क्या होता है, टेम्परेरी होती है, इट इज नॉट परमानेंट इन नेचर। ये वाले भी कैसे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, कुछ टाइम के लिए चल जाएगा, पर जब तक अंदर से घाव पूरी तरीके से नहीं भरेगा तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो अब हमें जो प्रोसेस देखनी है, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, परमानेंट भी चाहिए, तो परमानेंट के लिए हमारे पास क्या आता है, ब्लड क्लॉटिंग आता है। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो देखिए ब्लड क्लॉटिंग को बेसिकली हम दूसरे शब्दों में भी क्या कहते हैं, कोआगुलेशन। क्या कहते हैं, कोआगुलेशन। कोआगुलेशन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, कोआगुलेशन का मतलब होता है बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। कोआगुलेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। अब ये जो बेसिकली ब्लड क्लॉट बनता है ना, ये ब्लड क्लॉट बेसिकली हमारा किससे बनता है, ये बनता है हमारा मैस ऑफ फाइब्रिन से। तो यहाँ पे जो ब्लड क्लॉट होता है, ये ब्लड क्लॉट क्या होता है, कुछ नहीं होता बल्कि मैश होता है, किसका, मैश ऑफ फाइब्रिन। अब देखो ये मैश ऑफ फाइब्रिन से क्या मतलब है कि यहाँ पे ना बेसिकली क्या होता है, फाइब्रिन का एक जाल बनता है। मैश मतलब क्या होता है, मैश मतलब होता है कि जाला जैसा बन जाएगा ऐसे। तो ये क्या होता है, बेसिकली जो जाला बना है किसका बना है, यही जाला हमारा फाइब्रिन का बना है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मैश ऑफ फाइब्रिन कहते हैं। अब यहाँ पे जो फाइब्रिन है या फिब्रिन भी आप इसे कह सकते हो, ये क्या होता है, ये बेसिकली हमारा एक इनसॉल्युबल फिलामेंट होता है। क्या होता है, इनसॉल्युबल फिलामेंट होता है। फिलामेंट का क्या मतलब है, फिलामेंट का मतलब होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो किससे ड्राइव हुआ है, बेसिकली ये ड्राइव होता है हमारा फाइब्रिनोजन से, ड्राइव्ड फ्रॉम फाइब्रिनोजन। इससे हमारा ये बेसिकली फाइब्रिन बनता है। अब हमें जो ये ब्लड क्लॉटिंग करनी है तो इसमें हमें क्या बनाना है, बेसिकली फाइब्रिन का नेटवर्क बनाना है, ठीक है, उसका जाला बनाना है। और इसी मैश के अंदर बेसिकली क्या होता है, इसी मैश के अंदर हमारे आरबीसी और प्लेटलेट्स आके ट्रैप्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने रेड कलर का बनाया ये क्या है हमारा, ये हमारे आरबीसी और प्लेटलेट्स है जो कि आके इस मैश के अंदर ट्रैप्ड हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें अल्टीमेटली बनाना है फाइब्रिन, और हमें पता है कि हमारे ब्लड में फाइब्रिनोजन पाया जाता है। ये जो स्टूडेंट्स फाइब्रिनोजन होता है ना, ये फाइब्रिनोजन हमारा बेसिकली सॉल्युबल फॉर्म में होता है। अब इस सॉल्युबल से हमें बेसिकली क्या बनाना है, इनसॉल्युबल बनाना है। तो इसके लिए क्या होता है, पूरा एक ना कैस्केड चलता है। ठीक है, कि हमें अल्टीमेटली फाइब्रिन को एक्टिव करवाना है तो पूरा एक कैस्केड चलेगा, और इस कैस्केड में बेसिकली क्या होता है, 12 क्लॉटिंग फैक्टर हेल्प करते हैं। क्या, 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स आके इस कैस्केड में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब देखो यहाँ पे वो 12 क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, तो मैं आपको एक चार्ट दिखा देती हूँ। ये देखो, फैक्टर नंबर 1 जो कि हमारा यहाँ पे क्या है, फाइब्रिनोजन। यही फाइब्रिनोजन को हमें अभी क्या है, जो फाइब्रिनोजन होता है ना, ये अपने इनएक्टिव फॉर्म में होता है। फाइब्रिनोजन की जब हम बात करते हैं तो ये अपने इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब ये एक्टिव हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, यही बनता है हमारा फाइब्रिन। तो फाइब्रिनोजन के एक्टिव फॉर्म में क्या होते हैं, फाइब्रिन होते हैं, और अल्टीमेटली हमें इसी फाइब्रिन को एक्टिव करवाना है। पर फाइब्रिन डायरेक्टली एक्टिव नहीं होता, इसको एक्टिव करवाने के लिए बाकी जितने भी आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स दिख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ये सारे 1 बाय 1 करके एक्टिव होते हैं, और तब जाके हमें क्या, फाइब्रिनोजन एक्टिव होता है, जो कि हमारा पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अब हमें उसी बेसिकली उन्हीं कैस्केड्स के बारे में पढ़ना है कि कैस्केड से कैसे एक्टिव होते हैं। ठीक है, सो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारे पास 2 तरीके के कैस्केड्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैस्केड्स, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है,
क्लोटिंग फैक्टर एक्टिव होते हैं। अब वो दो टाइप्स के जो कैस्केड्स है, वो दो टाइप्स के कैस्केड कौन कौन से है? तो सबसे फर्स्ट की बात करूं तो सबसे फर्स्ट हमारा आता है इंट्रिंसिक, ठीक है, आज जिसे हम इंट्रिंसिक पाथवे भी कहते हैं। और दूसरा आता है हमारा क्या, एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक आता है हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे, दूसरा हमारे पास आता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। बात अगर हम करें इंट्रिंसिक पाथवे की, तो इंट्रिंसिक पाथवे बेसिकली कब एक्टिव होगा, जब हमारी बॉडी के अंदर की ब्लड वेसल्स में डैमेज होगा। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक का मतलब ही होता है इंट्रासेलुलर। तो जब डैमेज हमारी ब्लड वेसल्स में होगा तब हमारी बॉडी में इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिव होता है। तो कब एक्टिव होगा? व्हेन डैमेज्ड इन ब्लड वेसल्स, जब हमारे ब्लड वेसल्स में डैमेज होगा। और एक्सट्रिंसिक पाथवे कब एक्टिव होता है स्टूडेंट्स? जब कोई एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रॉमा हुआ हो, मतलब जब हमें कहीं बाहर से कोई चोट लग गई हो, तो ये कब एक्टिव होता है? जब कोई एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रॉमा हुआ हो, तब जाके हमारे एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिव होता है। अब देखो, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे ये दोनों जब एक्टिव होते हैं तो अल्टीमेटली एक क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिव करते हैं। और वो क्लॉटिंग फैक्टर, जब ये दोनों पाथवे अलग अलग चलेंगे स्टार्टिंग में तो ठीक है, पर आगे चल के क्या होता है, ये दोनों पाथवे आके कॉमन पाथवे पे मैच कर जाते हैं, ठीक है। तो वो कॉमन पाथवे कौन सा होता है, देखो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिव हुआ हो या एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिव हुआ हो, आगे चलकर इन दोनों पाथवेज को एक कॉमन पाथवे के साथ आके कंबाइन करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे एक हुआ एक्सट्रिंसिक, एक हुआ इंट्रिंसिक, और तीसरा क्या हो गया, कॉमन पाथवे हो गया। अब हमें इन्हीं तीनों पाथवेज को वन बाय वन करके देखना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में स्टूडेंट? सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में, कि इंट्रिंसिक पाथवे में किस तरीके से एक्टिव होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे जो भी मैंने भी आपको क्लॉटिंग फैक्टर का फ्लो चार्ट दिखाया वो आपके रोमन में थे, तो हम भी इसे क्या है, रोमन से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंट्रिंसिक पाथवे कब एक्टिव होगा, जब आपकी ब्लड वेसल में डैमेज हुआ होगा तब जाके एक्टिव होगा वो, ठीक है। तो सपोज कर लो यहाँ पे आपकी कोई ब्लड वेसल्स में अंदर की साइड से डैमेज हुआ है, तो जो जैसे आपकी अंदर की साइड से ब्लड वेसल्स डैमेज होंगी, तो जो आपका क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12 है, कौन सा फैक्टर नंबर 12 है, वो क्या होता है, वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं ए लिख रही हूँ, ए का मतलब होता है एक्टिव, और ये एक्टिव को हुआ है जब आपकी ब्लड वेसल्स में डैमेज हुआ है। अभी जो क्लॉटिंग फैक्टर 12 एक्टिव हुआ है ना, ये आगे चल के क्या करेगा, क्लॉटिंग फैक्टर 11 जो कि अपनी इनएक्टिव फॉर्म में था उसको आगे चलकर एक्टिव करवा देगा। तो हमारे यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर 11 भी क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब जैसे क्लॉटिंग फैक्टर 11 एक्टिव होता है, ये क्या करेगा, क्लॉटिंग फैक्टर 9 जो कि अपना इनएक्टिव था उसको भी एक्टिव करवा देगा। तो यहाँ पे हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 9 भी क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। क्लॉटिंग फैक्टर 9 जैसे ही एक्टिव होता है, ये क्या करता है, ये बेसिकली हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 7 के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। और यहाँ पे जो क्लॉटिंग फैक्टर 7 है वो अपनी एक्टिव फॉर्म में है बाय एन अननोन मैकेनिज्म, और उसके साथ क्या आता है, क्लॉटिंग फैक्टर 9 आ जाएगा और ये दोनों एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बन गया, राइट। अब ये क्लॉटिंग फैक्टर 7 और क्लॉटिंग फैक्टर 9 मिलकर क्या करेंगे, ये फाइनली हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 10 को एक्टिव करवा देते हैं। किसको एक्टिव करवा देंगे, ये हमारे यहाँ पे आकर क्लॉटिंग फैक्टर जो 10 है जो कि अपना इनएक्टिव था उसको क्या कर देंगे, एक्टिव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 10 एक्टिव हो गया। अब यही क्लॉटिंग फैक्टर 10 कहाँ जाएगा, यही क्लॉटिंग फैक्टर 10 अब जाएगा स्टूडेंट्स अपना एक कॉमन पाथवे में। कहाँ जाएगा, कॉमन पाथवे में जाएगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे कैसे जाएगा। तो ये हमारा क्या था, इंट्रिंसिक पाथवे, कि सबसे फर्स्ट क्या हुआ, सबसे फर्स्ट हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 12, आप जैसे ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं तो क्लॉटिंग फैक्टर 12 एक्टिव होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर 12 एक्टिव होती है, वो क्लॉटिंग फैक्टर 11 को एक्टिव करवाता है। क्लॉटिंग फैक्टर 11 जैसे एक्टिव होगा वो क्लॉटिंग फैक्टर 9 को एक्टिव करवाएगा, और क्लॉटिंग फैक्टर 9 जैसे एक्टिव होगा वो क्लॉटिंग फैक्टर 7 के साथ मिलकर क्लॉटिंग फैक्टर 10 को एक्टिव करवा देगा, ठीक है। अब हम अपना अगला देखते हैं, कौन सा अगला देखते स्टूडेंट्स, हम अपना एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब देखो इस एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या हुआ है, इस एक्सट्रिंसिक पाथवे में जब भी कोई एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब हमें कहीं बाहर से चोट लगी है तो कैसे कैसे चलता है,
तो जैसे बाहर से हमें कोई चोट लगी तो सबसे फर्स्ट जो होता है क्लोटिंग फैक्टर थर्ड, रिलीज फैक्टर थर्ड, वो क्या होता है, वो एक्टिव हो जाता है। अब जैसे ये क्लोटिंग फैक्टर थर्ड एक्टिव हुआ, कब से हुआ, हमें बाहर से चोट लगी तो अपने आप एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसके एक्टिव होते यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो क्लोटिंग फैक्टर 7 है, कौन सा, क्लोटिंग फैक्टर जो हमारा 7 है, वो पहले इनएक्टिव था, वो अब क्या हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्लोटिंग फैक्टर 7 हमारा जैसे एक्टिव हो गया, ये वापस से जिसने से एक्टिव करा था उसी के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, उसी के साथ मिलकर माना बना लेंगे कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स क्या है, ये कॉम्प्लेक्स हमारा क्लोटिंग फैक्टर 7 जो एक्टिव है, ये हमारा क्लोटिंग फैक्टर थर्ड के साथ मिलकर क्या बना लेगा, एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, हमारे क्लोटिंग फैक्टर 10 को एक्टिव कर देगा। तो अब यहाँ पे क्या है, जो क्लोटिंग फैक्टर 10 है, वो क्लोटिंग फैक्टर 10 अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के एक्टिव होते ही। तो यहाँ पे देखो, हमारा इंट्रिंसिक पाथवे में भी क्लोटिंग फैक्टर 10 एक्टिव हो चुका था, और एक्सट्रिंसिक पाथवे में भी हमारा क्लोटिंग फैक्टर 10 क्या हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। ठीक है, दोनों पाथवे में। तभी मैंने बोला था कि इसके बाद जो अगला पाथवे चलेगा वो हमारा क्या है, क्या कहते हैं, कॉमन पाथवे होगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली एक्टिव किसको करना है, फाइब्रिनोजेन को ही एक्टिव करना है। ठीक है, तो अब देखो कॉमन पाथवे को, जैसे हमारा क्या हुआ था, एक्सट्रिंसिक पाथवे से भी क्लोटिंग फैक्टर 10 आ चुका है, और इंट्रिंसिक पाथवे से भी क्लोटिंग फैक्टर 10 आ चुका है एक्टिव फॉर्म में। ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों, ये क्लोटिंग फैक्टर 10 है, वो क्या करेगा, क्लोटिंग फैक्टर 5 के साथ मिलकर, जो कि एक्टिव ऑलरेडी, उसके साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्लेक्स हमारा क्लोटिंग फैक्टर सेकंड को, जो कि इनएक्टिव था, उसको क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। और ये बेसिकली जो क्लोटिंग फैक्टर सेकंड है ना, ये क्लोटिंग फैक्टर सेकंड हमारा क्या है, प्रोथ्रोम्बिन है। ठीक है, अब जैसे ये प्रोथ्रोम्बिन से क्या हुआ, ये अपनी एक्टिव फॉर्म में आ गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया स्टूडेंट्स थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन इसकी इनएक्टिव फॉर्म थी, और थ्रोम्बिन इसकी क्या है, एक्टिव फॉर्म है। अब ये जो क्लोटिंग फैक्टर सेकंड है, मींस थ्रोम्बिन है, ये क्या करेगा, ये फाइनली हमारा क्लोटिंग फैक्टर 1 जो कि क्या था, फाइब्रिनोजन, उसको एक्टिव कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लोटिंग फैक्टर 1 है, वो क्या है, वो है स्टूडेंट्स हमारा फाइब्रिनोजन। और जैसे ही फाइब्रिनोजन हमारा एक्टिव हो जाएगा, वो क्या बनाएगा, फाइब्रिन बना लेगा। और फिर यही क्या होता है, यही फाइब्रिन के बहुत सारा मैश बनना शुरू हो जाता है, और इसी में फाइब्रिन के मैश में आके क्या होता है, हमारे आरबीसी और प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ट्रैप्ड होने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या था, हमारे कॉमन पाथवे था। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे फर्स्ट हमने क्या देखा, इंट्रिंसिक पाथवे, जिसमें अल्टीमेटली हमें क्लोटिंग फैक्टर 10 को एक्टिव करा। एक्सट्रिंसिक पाथवे में भी हमने अल्टीमेटली क्लोटिंग फैक्टर 10 को ही एक्टिव करा। और जैसे क्लोटिंग फैक्टर 10 एक्टिव हो जाएगा, वो आके हमारा क्लोटिंग फैक्टर 5 के साथ मिलकर हमारा क्लोटिंग फैक्टर सेकंड को एक्टिव करवाएगा, जो कि हमारा क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। और जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव होता है स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा, हमारा क्लोटिंग फैक्टर 1 को एक्टिव करवा देगा, जो कि हमारा क्या था, फाइब्रिनोजन। ठीक है, और उससे क्या बन जाएगा, फाइब्रिन बन जाएगा। और यही फाइब्रिन अब क्या करेंगे, यही फाइब्रिन आपस में क्रॉस लिंक करते हैं, और क्रॉस लिंक करने के बाद क्या बना देंगे, क्लॉट बनाएंगे। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं स्टूडेंट्स ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या देखा ब्लड क्लॉटिंग में। सो नॉर्मली ब्लड रिमेन इट इज लिक्विड फॉर्म। जो नॉर्मली क्या होता है, ब्लड जो होता है अपने लिक्विड फॉर्म में ही होता है। ठीक है, जब वो वेसल्स के अंदर रहेगा, पर जैसे वो कहीं भी कोई भी कह सकते चोट लगे, इंजरी हुई है, तो वहां से जब खून बाहर आना शुरू होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा थिक होना शुरू हो जाता है, और एक जेल बना लेता है। ठीक है, और ये जो जेल है, ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म से अलग हो जाता है। और वो जो लिक्विड फॉर्म होती है हमारी, वही लिक्विड फॉर्म हमारी क्या होती है, सीरम होती है। क्यों सीरम क्यों बोला हमने इसे, क्योंकि देखो सीरम में क्या होता है, सीरम में बेसिकली हमारा जो प्लाज्मा होता है, बेसिकली प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन अलग हो जाता है। ठीक है, तो अब जो लेफ्ट आउट पोर्शन रहेगी, उसी को हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। जब हम बात करते हैं प्लाज्मा की, तो उसमें हमारा फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होता है, बट जब हम बात करते हैं सीरम की, तो उसमें हमारा प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन एब्सेंट होता है। और वही जो फाइब्रिनोजन एब्सेंट हुआ है, वही फाइब्रिनोजन किस में आ गया, जो यहाँ पे जेल बना था।
ठीक है, तभी वो क्या होता है, गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। और आपने देखा होगा कि जब भी आपको ऐसा खून का थक्का बनना शुरू होता है तो एक अलग सा पानी निकल रहा होता है लिक्विड फॉर्म में, वही बेसिकली क्या निकल रहा होता है, वही हमारा सीरम निकल रहा होता है। ठीक है, तो वो जो जेल बना है उसी जेल को हम क्या कहते हैं, उसी जेल को हम कहते हैं ब्लड क्लॉट। ठीक है, और उसमें क्या होता है, उसी ब्लड क्लॉट में बेसिकली हमारे प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रिन कहते हैं। और ये फाइब्रिन कैसे बना है, जो कि अभी हमने बात कर ली है, फाइब्रिनोजेन के एक्टिव होने के बाद ये फाइब्रिन बना है। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ जेल फॉर्मेशन कॉल्ड क्लॉटिंग और कोगुलेशन, जो यहाँ पे हमारा जो जेल बना है उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन या क्लॉटिंग कहते हैं। और ये कोगुलेशन क्या है, बेसिकली एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि क्या करेंगे, फाइबर थ्रेड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये जो सीरीज ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है, यही रिएक्शन हमारे इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे यही होती है। सो इफ ब्लड क्लॉट टू इजिली द रिजल्ट कैन थ्रोम्बोसिस। So clotting is an undamaged blood vessels. If blood take too long to clot, embryos can occur. Okay. So यहाँ पे देखो एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे हमारे कॉमन पाथवे है। और यहाँ पे आपको मैंने एक चार्ट दे रखा है, ये बेसिकली टोटोरा का चार्ट है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसे भी जरूर करिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको इसका मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर। बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू सो मच।